कुछ टाइम पहले नेपाल के बारे में ये बात चली थी कि नेपाल हिंदू राष्ट्र की तरफ वापसी जाना चाह रहा है और नेपाल को जाना भी चाहिए। तो इंडियन मीडिया की मुख्तलिफ रिपोर्ट हमारे पास आई थी और आज भी इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसमें ये बात की जा रही है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है कि ये हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं। अब नेपाल के अंदर ये बात की जा रही है कि जो मोनार्की का सिस्टम है उसको दोबारा लाया जाए, हिंदू सिस्टम होना चाहिए जिसमें सारा मुल्क जो है ना हिंदू कंट्रोल करता हुआ जाए। तो चलिए हम रिपोर्ट देखते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या नेपाल के अंदर ऐसा हो सकता है कि सारा निजाम, सारा सिस्टम जो है वो हिंदू ही कंट्रोल करे, हिंदू राष्ट्र ही कंट्रोल करे। इस तरीके से हमारे पास एक इंडियन मीडिया का रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नेपाल पूरी दुनिया का एक मात्र हिंदू राष्ट्र है वो। लेकिन अब 2008 में 204 साल पुरानी राजशाही के खत्म होने के साथ ही नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2006 तक ये इकलौता हिंदू राष्ट्र था जहां हिंदुओं की संख्या आज भी भारत के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। लेकिन बीते कुछ महीनों से नेपाल में प्रो मोनेटरी या प्रो हिंदू राष्ट्र प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्यों? आखिर क्यों हजारों की संख्या में नेपाली सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर क्यों हो रही है एक बार फिर नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग? चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नारे लगाती जिस जोशीली भीड़ को आप देख रहे हैं ये नेपाल की ही है जहां इन दिनों राष्ट्र, राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कृति और नागरिक बचाओ आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आंदोलन में हजारों की संख्या में नेपाली सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिनके साथ नेपाल के जाने माने बिजनेसमैन दुर्गा प्रसेन भी हैं। असल में इस प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड या हेड दुर्गा प्रसेन ही हैं, जिनकी मांग है कि 2015 में अडॉप्ट किए गए संविधान को रद्द कर देश में 1990 वाला यानी राजा बीरेंद्र वाला कॉन्स्टिट्यूशन वापस लागू किया जाए। दरअसल 2015 में नेपाल ने जिस संविधान को अडॉप्ट किया वो इसे सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है, जबकि राजा बीरेंद्र के कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल को मोनार्की किंगडम घोषित किया गया था। अब वापस से मोनार्की किंगडम बनाने के पीछे की वजह की बात करें तो नेपाल के लोग राजनीतिक उथल पुथल और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से तंग आ चुके हैं। लोगों के मुताबिक नेपाल की राजनीति में इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है जो मोनार्की के समय नहीं थी, क्योंकि नेपाल के लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके मुताबिक जैसे राजा दुनिया की वैसे ही राजा नेपाल की रक्षा करते हैं। लेकिन 2008 में जब से राजा की गद्दी छिनी है तब से देश का नाश होता चला आ रहा है। वहीं कुछ लोगों का डर धर्म परिवर्तन भी है जो बड़े स्केल पर चल रहा है। 1951 में नेपाल में 0 क्रिश्चियंस थे जो 1961 में 458, 2011 में 3,76,000 जबकि प्रेजेंट टाइम में 5,45,000 हो चुके हैं। यानी एक दशक में पूरे 68% का ग्रोथ। और ये सब हो रहा है मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से जो लोगों की मजबूरी, गरीबी और भोलेपन का फायदा उठा रही हैं, फिर चाहे वो ईसाई मिशनरीज हों या इस्लाम। 1951 तक जहां नेपाल में एक भी चर्च नहीं हुआ करता था, वहीं आज इस देश में 8,000 से भी ज्यादा चर्च मौजूद हैं। इस्लामिक मिशनरीज भी धर्म परिवर्तन का गेम खेल रही हैं और बड़ी संख्या में भोले भाले नेपालियों का धर्म परिवर्तन करवा उन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रही हैं। हालांकि इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक एंटी कन्वर्जन लॉ भी पास किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक एक भी केस दर्ज ही नहीं हुआ है। इसके अलावा नेपाल की इकोनॉमी कंडीशन भी बद से बदतर है। खस्ता एजुकेशन इंस्टीट्यूट, बेजान हेल्थ केयर सिस्टम, अनकंस्ट्रक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स और घटता रोजगार, जिस वजह से बड़ी संख्या में नेपाली शिफ्ट कर जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद से ही नेपाल में चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी काफी बढ़ गई है, फिर चाहे वो किसी भी सेक्टर में क्यों ना हो। इसलिए नेपालियों को अब डर सता रहा है कि कहीं चाइना उन्हें भी डेथ ट्रैप में ना फंसा दे। ठीक उसी तरह जैसे चाइना ने श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को फंसा रखा है, यानी कर्ज के मायाजाल में जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेपालियों का हाल और भी बुरा हो जाएगा। इसी वजह से लाखों करोड़ों नेपालियों के साथ देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने भी प्रोटेस्ट में खुलकर समर्थन दिया है। साथ ही राजा पृथ्वी नारायण शाह की प्रतिमा को इनॉग्रेट भी किया है। बता दें कि राजा पृथ्वी नारायण शाह को ही फादर ऑफ नेपाल माना जाता है। अब सवाल ये भी है कि क्या राजा ज्ञानेंद्र की तरह भारत भी नेपाल में चल रहे हिंदू राष्ट्र की मांग को सपोर्ट करेगा? तो ये जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि नेपाल हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर राष्ट्र कैसे हुआ। दोस्तों, जैसे भारत का हिंदुत्व से नाता है, कुछ वैसे ही नेपाल का भी हिंदुत्व से गहरा नाता है, बिल्कुल महिला और मेकअप की तरह जो कभी नहीं टूट सकता। लेकिन 2008 और 2015 के बाद ये पूरी तरह से टूट गया, पर शायद अब फिर से जुड़ सकता है। नेपाल के इतिहास की बात करें तो सतयुग से शुरू होता है, जब इसे तपोवन के नाम से जाना जाता था, यानी द लैंड ऑफ मेडिटेशन। नेपाल के पहले राजा मनु थे। सतयुग के बाद द्वापर युग में नेपाल बना मुक्ति सोपान यानी द लैंड ऑफ सेल्वेशन।
वहीं कलयुग में ये हुआ नेपाल, जिसका नाम नेमुनी ने मुनि के ऊपर रखा गया। पशुपति पुराण के मुताबिक नेमुनी नेपाल के बहुत बड़े संत और रक्षक थे, जिन्होंने काठमांडू घाटी में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए पाल युद्ध शुरू किया। बाद में पाल युद्ध के पाल और ने मुनि के ने से बना नेपाल, जो आज देश का नाम है। 500 BCE में नेपाल में बौद्धिज्म आया, लेकिन उसे हिंदू वेरिएशन के तौर पर देखा गया, यानी हिंदू धर्म का ही एक रूप। इसके बाद 19वीं शताब्दी में नेपाल में राणा राज्य का उदय हुआ, जो अंग्रेजों के समर्थक थे। एग्जाम्पल है 1857 का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें राणा राज्य के सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़े। इसके अलावा पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी इनका सपोर्ट अंग्रेजों को रहा, लेकिन राणाओं का अंग्रेजों को ये सपोर्ट ही इन्हें ले डूबा और 1950 में इन्हें सत्ता से दूर कर दिया गया। राणाओं को गद्दी से उतारने में सबसे ज्यादा मदद रही राजा त्रिभुवन की, जिन्होंने नेपाल में मोनार्की को स्थापित किया और मोनार्क राजा के रूप में देश की गद्दी संभाली। इसके बाद राजा महेंद्र यानी राजा त्रिभुवन के बेटे ने 1959 में नया संविधान लागू किया और पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस देश में हुए, जहां जीत हुई नेपाल कांग्रेस पार्टी की, जिन्हें 38% वोट के साथ बीपी कोइराला को नेपाल का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्टेड और 22वां प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन 1960 तक राजा महेंद्र का मन बदल गया और उन्होंने पार्लियामेंट को हटवा दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 1961 के बाद राजा त्रिभुवन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भारत में नेपाल को मर्ज करने का ऑफर दिया था, लेकिन यूरोपियंस की नजर में बने रहने के लिए नेहरू ने ये प्रपोजल ठुकरा दिया। दरअसल नेहरू का मानना था कि हाल ही में पुर्तगालियों को भगाया है, जिस वजह से यूरोपियंस उन्हें टेढ़ी नजर से देख रहे हैं। तो अब उनको साथ बनाए रखने के लिए फिलहाल नेपाल को भारत का हिस्सा बनाना जरूरी नहीं है। अगर ये फैसला ना हुआ होता तो आज नेपाल भारत का हिस्सा रहता। खैर, ये ऑफर रिजेक्ट होने के बाद 1990 में राजा बीरेंद्र ने नेपाल में एक पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ शक्तियां राजा के हाथ में भी रखी गईं। लेकिन 1996 में माओज ने नेपाल के राजा, प्राइम मिनिस्टर सहित सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और नेपाल में हुआ पीपुल्स वॉर। कहा तो ये भी जाता है कि माओज को सपोर्ट कर रही थी भारत की कांग्रेस पार्टी। कहते तो यहाँ तक हैं कि नेपाल में मोनार्की को खत्म करने के पीछे भी सबसे बड़ा हाथ इंडियन कांग्रेस का है, जिसे अब बीजेपी समेट रही है। खैर, माओज के हमलों से भी ज्यादा दर्दनाक घटना रही 2001 की, जब नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने परिवार के 9 मेंबर्स का खून करके खुद सुसाइड कर ली। इस मैसिव और मर्डर स्ट्रेटेजी के बाद राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और उनका परिवार ही था, इसलिए ज्ञानेंद्र को राजा बना दिया गया। अब शुरू में तो राजा ज्ञानेंद्र ने भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, कुंभ मेले में भी आए और भारत से रिश्ते अच्छे बनाए रखे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपनी पावर बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। पर अफसोस कि कम्युनिस्ट पार्टी के जोर और दबाव के चलते उन्होंने 2006 में अपना पद ही छोड़ दिया। साथ ही कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट 2006 भी साइन किया, जिसके साथ 204 साल पुरानी मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसके बाद 2008 में नेपाल में इलेक्शंस हुए और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नेपाल बन गया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। लेकिन लोगों को झटका लगा साल 2015 में, जब संविधान में हुए बदलाव के चलते नेपाल बन गया सेक्युलर कंट्री यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, क्योंकि किसी भी पीस एग्रीमेंट में इस बारे में जिक्र नहीं था। लेकिन अब एक बार फिर यही नेपाल सेक्युलर से हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और यही नेपालियों की मांग है, जिसमें उन्हें बड़े बड़े बिजनेसमैन सेल पूर्व राजा का भी सपोर्ट मिल रहा है। नेपाल में हजारों लाखों लोग देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जब तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक उसकी परेशानियां सुलझने का नाम नहीं लेंगी। और भारत इसमें सपोर्ट करता है या नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बना तो भारत के लिए फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि बीइंग हिंदू नेशन नेपाल की तरफ से भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन कम्युनिज्म और चाइना के हस्तक्षेप के बाद ये खतरा बढ़ रहा है। इसलिए नेपाल का हिंदू राष्ट्र बनना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इंडिया नेपाल के बीच के रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नेपाल एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने नेपाल को और नेपाली सरकार को अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन कहीं न कहीं अब बीजेपी नेपाल और वहां के हालातों को समझने की कोशिश में लगी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या भारत को नेपाल की हेल्प करनी चाहिए? कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।
रिसेंटली अगर हम नेपाल के अंदर देखते तो कोई ऐसे इवेंट हुए हैं जिसके अंदर हमें ये नजर आता है कि भाई नेपाल के अंदर मुनार्की वापसी आ सकती है या हिंदू राष्ट्र वापसी आ सकती है। अब मुनार्की के अंदर जो है वो ये बात की जा रही है कि मुनार्की किंग को वापसी लाया जाए बेसिकली, और किंग को वापसी लाने के बाद हिंदू राष्ट्र की तरफ इसकी बात की जाए कि मुल्क का एक मतलब एक जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उसको बोला गया कि मुस्लिम कंट्री है। अब नेपाल सेकुलर देश है जिसका कोई मजहब कोई धर्म नहीं है, तो लोग ये बात करें कि नेपाल को हिंदू धर्म या हिंदू मजहब का नाम से बुलाया जाए और उसको नाम दिया जाए कि भाई ये सेकुलर देश नहीं है, या ये हिंदू देश है, या तो ये मुस्लिम देश है, या तो क्रिश्चियन देश है। क्योंकि नेपाल के अंदर अगर आप देखते हैं वहां पे आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, तो ये सेकुलर टाइप का मुल्क है। बाकी जो इंडियन लोग है वो ये डिमांड करे, कुछ नेपाली हिंदू भी ये डिमांड करे कि ये एक हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की तरफ अगर ये मुल्क जाता है तो यहाँ पे लिए बेटर चीजें हो सकती है, बेटर नहीं भी हो सकती। अब रिसेंटली में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके वहां पे मंदिर बनाया गया है, और बाबरी मस्जिद पे कब से मसले चल रहे थे, काफी टाइम से चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है ना कि आप मस्जिद को शहीद करके वहां पे मंदिर बना रहे हो। यार आपके मुल्क है इंडिया, बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे आप जो है इतनी सारी जगह आपको वहां मंदिर बनानी चाहिए। तो चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, अपनी हिंदू वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने ये हरकत की कि भाई मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया और ये जो राम मंदिर का वो उन्होंने बनाया, तो इसी चीज के लिए कितने हजारों करोड़ रुपए लगाए इस चीज के लिए मंदिर के ऊपर। मानते हैं भाई अपने बाप का मुल्क है, आप बना सकते हैं, बट ये चीप पब्लिसिटी है कि भाई मस्जिद को शहीद करके आप वहां पे बना रहे हैं। मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, आप कहीं भी बना सकते हो। तो इसी तरीके से नेपाल जो है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ जाने के लिए बोल रहा है, और नेपाल के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, या सिर्फ हम मुनार्की चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी किंग आए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो रिपोर्ट अगर आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।